स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले, जो आपका 27 मार्च को, जी हाँ दोस्तों, जो आपका 27 मार्च को विज्ञान यानी कि साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग 19 को ऐसे भी आज सब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करने वाले, जो आपके विज्ञान के साइंस के पेपर में 27 मार्च को डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहे और जितना भी दोस्तों को जॉब सीट कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। और अगर दोस्तों बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है, बोर्ड एग्जाम में 90% से पार लाना है दोस्तों, आपके लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक होने वाला है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज का ये वीडियो 27 मार्च विज्ञान के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए देना करते हुए लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सेक्शंस ए रहेगा। ठीक, सेक्शंस ए में दोस्तों आपको क्या करना है, 7 गो प्रश्न पूछेगा दोस्तों, 5 गो का उत्तर देना। सेक्शन से में 10 नंबर आपको पक्का करना। ठीक है, क्या कहता है पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दोस्तों आपको एसआई मात्रक वाला जितना भी प्रश्न, अगर दोस्तों इसको सॉल्व करके जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, अगर दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्यों दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, ना के बराबर समय है। ठीक है, देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए दोस्तों आप कौन सा उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो विद्युत धारा मापने के लिए दोस्तों अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक दोस्तों आप सभी से एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, आप समझ गए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, सभी का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए 2 नंबर कहता है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखिए। किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या ना, हमें उत्तर देना। देखिए प्रतिरोध का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, यहाँ पर ओम लिख दीजिएगा। ठीक है, ओम होता है। यहाँ पर सिंबल भी लिख दीजिएगा और ओम भी लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ या ना में उत्तर देना। क्या किसी आपका तार का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ करता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न कहता है कि 2 ऐसे धातु का नाम बताना है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही प्रचलित है आपका सोडियम। आपको ऑप्शंस में रहता है, ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न बोलता है कि दोस्तों कि इनमें से कौन सा धातु को आप चाकू से काट सकते हैं, तो अधिकतर आपका जो सोडियम ही रहता है ऑप्शंस में। ठीक है, एक तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 धातु बोला, 2 धातु है, सोडियम है और पोटेशियम है। तीसरा धातु दोस्तों आपका लिथियम हो जाए। ठीक है, ऐसे 3 धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर 2 को पूछा, अगर एग्जाम में 3 को पूछे वो भी लिख दीजिएगा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, तीनों याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर कि CH3COCH3 C2H5 में कौन सा प्रयात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है, CH3COCH3 इसका दोस्तों हम लोग कहते हैं डायमीथेन कहते हैं। ठीक है, C2H आपका 4 भी दिया गया। अब बताना है कि इस दोनों में आपका प्रयात्मक समूह कौन होगा। ठीक है, देखिए CH3 में दोस्तों बीच में आपका कीटोन दिख रहा है, CO दिख रहा है, कीटोन। प्रयात्मक समूह किसको कहते हैं, C हो गया, कीटोन हो गया, CH हो गया है। ठीक है, आपका OH हो गया दोस्तों, आपका COOH हो गया। इस प्रकार का दोस्तों हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह कहते हैं। कीटोन, एल्डिहाइड्रेट, एल्कोहल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी को दोस्तों हम लोग प्राथमिक समूह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया था CH3COCH3, तो CO दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि कीटोन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है कि उत्तर में CH3COCH3 की में कीटोन तथा C2H4 में कौन सा प्राथमिक समूह है, तो C2H4 में दोस्तों आपका जो प्राथमिक समूह है क्या हो जाएगा, एल्किन हो जाएगा। एल्किन इसलिए होगा क्योंकि जो कार्बन है या हाइड्रोजन के क्या है, ये आधा है। ठीक है, जो कार्बन है दोस्तों, ये कार्बन 2 गया, हाइड्रोजन 4 गया। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, जो कार्बन 2 है इसका दुगना दोस्तों हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं एल्किन। तो यहाँ पर एल्किन का ये प्राथमिक समूह है। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहता है, क्या कहता है कि जीवाश्म क्या, अगर दोस्तों बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना, बोर्ड एग्जाम 90% से इसका पार लाना है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिए, जितना भी प्रश्न है अच्छी तरह से उनको समझिएगा दोस्तों, क्योंकि समझना ही सबसे ज्यादा जो है बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, अगर समझ के जाते हैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ऐसी तहलका मचा दे। ठीक है, रटने का काम मत कीजिएगा। 5 नंबर कहता है जीवाश्म क्या है, तो लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत
जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, लाखों अथवा हजारों साल पाए जाने वाले पहले पहले जो पाया जाता था उसके परारक्षित कठोर, जैसे कि दोस्तों हड्डी हो गया, ठीक है, या उसके अवशेष दोस्तों चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने वृत्त के सांचे दोस्तों, इसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म जो कि बहुत पहले पाया जाता था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट है, क्या बोलता है 6 नंबर है, क्या कहता है वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, देखिए माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतानों में, ठीक है, स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह डीएनए पर निर्भर करती है। ठीक है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ठीक है, माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह पूर्ण तरह से डीएनए पर निर्भर करता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, नीचे कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, करता है, और यह दोस्तों क्या होता है, तो दूसरे पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते चलता है। ठीक है, 7 नंबर क्या कहता है प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देना दोस्तों, यहाँ पर देखिए पादप, कीट, मेढक, सर्प, चील, पक्षी। यानी कहने का मतलब दोस्तों जो पादप है ये घास हो गया। ठीक है, ये आपका जो है घास को दोस्तों कीड़ा मकोड़ा खाया, कीड़ा मकोड़ा को मेढक खाया, मेढक को दोस्तों सांप खाया, और सांप को दोस्तों चील खा गया। तो इस तरह से दोस्तों इसको आपको कहा, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें दोस्तों जो आपका पादप है ये उत्पादक है, जबकि प्रथम उपभोक्ता भी है, तथा दोस्तों अंतिम जो है चील आपका जो अंतिम उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेक्शंस भी क्या कहता है, निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर है। इसमें भी आपको दोस्तों 8 से लेकर 14 तक का प्रश्न में 7 को प्रश्न पूछेगा, 5 का उत्तर दीजिएगा, 15 नंबर आपको जो है सेक्शन भी कंप्लीट करना है। कहता है 8 नंबर का प्रश्न के ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर विद्युत धारा में समझ लीजिए प्रतिरोध को भी परिभाषित करें। क्या बात है सर, 3 नंबर ऐसे नहीं मिलेगा दोस्तों। जो एग्जामिनर 3 नंबर आपके शकल देख के नहीं देता है, ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत यही कि आपको चीज़ों को समझना है। सर की वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ग्रुप में शेयर करना, जाके आपके दोस्तों जो भी दोस्त हैं वो भी अच्छे नंबर ला सके एग्जाम। ठीक है, ओम का नियम बताए। ठीक है, सबसे पहले नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम। ओम का नियम कहने का मतलब दोस्तों ताप जो है नियत रहना चाहिए, ना कम ना बेसी, उसके सिरों पर विभवांतर था उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। भी दोस्तों ये समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, भी जो समानुपाती होता है आई का। समानुपाती का हम लोग सिंबल हटाते हैं तो भी बराबर दोस्तों आई आर हम लोग लिख देते हैं, और इसे ही दोस्तों हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और बताना है प्रतिरोध को भी परिभाषित करना है, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने प्रवाहित विद्युत धारा में प्रभावित में होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसमें क्या कहता है, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मतलब विरोधक होता है। चलिए 9 नंबर क्या कहता है, कहता है प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के कोई 2 गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के कोई 2 गुण लिखना है। देखिए उत्तर, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगी उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वह पद जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव से क्या कर रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में जा रहा है, और इसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं करते हैं। अगर इसका दोस्तों हम लोग पॉइंट को देखते तो बहुत ही इसका गुण जो है रेखाएं, ठीक है, इसका देखिए 2 गुण बोला है, तो 2 गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, और कहता है 2 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है। जहां चुंबकीय रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय बल क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि उत्तर से निकल के दक्षिण की ओर जाता है, उत्तर से निकल कर नॉर्थ से निकल कर दक्षिण की ओर जाता है, ये इस तरह से गमन करता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्या कहता है कि संक्षारण किसे कहते हैं, इससे सुरक्षा के उपाय बता। ठीक है, संक्षारण का मतलब होता है दोस्तों जंग लगना, या किसी प्रकार के जो हवा या नमी के कारण दोस्तों जो पदार्थ है वो खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, या किसी प्रकार को वो जो है यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा गया है संक्षारण किसे कहते हैं, इससे सुरक्षा के उपाय। जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर चाहे तो ऑक्साइड, चाहे तो कार्बोनेट, चाहे तो सल्फेट, चाहे तो सल्फाइड में से किसी का पदार्थ चढ़ जाता है, इसे संक्षारण कहते हैं। और पेंट या ग्रीस लगाकर संक्षारण का उपाय कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अक्सर आप लोहे में देखते होंगे कि आपका क्या होता है, लोहे में दोस्तों आपका अक्सर जंग लगता है, लेकिन यही आप रेल की पटरी को देखिए, रेल की पटरी पर जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो दोस्तों जो यहाँ पर जो लोहा है वो मिश्र धातु के साथ वो पटरी को बनाता है,
ठीक है, इसी कारण उसमें जंग लेने लगता है। लेकिन जो आपका गेट है दोस्तों ये प्योर आपका लोहा का होता है, और लोहा रहने के कारण दोस्तों इसमें ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। ऑक्साइड परत चढ़ने के कारण जो है क्या होता है, इसमें दोस्तों जंग लगता है, और जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग ग्रीस या पेंट लगाकर हम लोग जो है बचाव करते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर कहता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यह रहा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यह रहा। इसलिए क्या क्या हो जाएगा, पहला देखें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन और एल्काइन को कहते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, ये आपका एल्केन का सूत्र होता है, और एल्केन का, ठीक है, और एल्केन का दोस्तों CN प्लस, ठीक है, CnH2n होता है, ये आपका एल्केन का होता है। ठीक है, और आपका दोस्तों क्या बोलता है, क्या बोलता है, एल्काइन का, एल्काइन का जो सूत्र होता है CN, क्या होता है, CnH2n-2, ये एल्काइन का होता है। ठीक है, तीनों का सूत्र हम आपको बता दिए। अब दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें एक गो बंध पाया जाता है, लेकिन जो आपका असंतृप्त है इसमें 2 गो बंध और त्रिबंध पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि यह बहुत ही कम का अभिक्रियाशील होता है, लेकिन यह अभिक्रियाशील अधिक होता है। कौन, असंतृप्त वाला। संतृप्त है वो संतुष्ट रहता है, उसको एक रोटी दे दी वो संतुष्ट है, लेकिन इसको आप 2 भी रोटी दीजिएगा ये संतुष्ट नहीं है, मुझे संतुष्ट नहीं है, मुझे और रोटी दो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते 12 नंबर क्या कहता है, जैव आवर्धन क्या है। तो जब आवर्धन से अभिक्रिया जब आवर्धन से अभिप्राय हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना हो तो पोषक स्तर के साथ साथ आगे चढ़ते चलने जाना, धरती से विषैली रसायन पौधे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, इस प्रकार का आहार श्रृंखला में आगे बढ़ते चलते। जैव आवर्धन क्या होता है, सिंपल से हम लोग समझे दोस्तों। जैव आवर्धन, जब आवर्धन से अभिक्रिया अगर जो हानिकारक रासायनिक गैस होता है ये क्या होता है, तो ये जो आहार श्रृंखला में क्या करता है, प्रवेश करता है। प्रवेश करने के कारण जो पोषक स्तर के साथ साथ जो आगे जो बढ़ते चलता है, ठीक है, उसमें क्या था, ये फैलते जाता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़े कि आहार श्रृंखला में हम लोग पढ़े पादप था, पादप को कीट मकोड़े खाया, कीट मकोड़े को सांप का क्या खाया, बैंग खाया, बैंग मेढक, यानी मेढक को दोस्तों सांप खाया, सांप को चील खाया। अगर वही हानिकारक रसायन जो अगर पादप में रहता, पौधे में रहता, उसको कीट मकोड़े खा, तो उसमें से कीट मकोड़े में चलेगा, कीट मकोड़े से किस, मेढक में, मेढक से किस में जाए, सांप में, सांप किस में, चील में। इस प्रकार से दोस्तों ये फैलते जाता है, और धरती से विषैले रसायन पौधे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और इस प्रकार का आहार श्रृंखला में आगे बढ़ते चला जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दिया। अब 13 नंबर का था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव का एक चित्र लिखिए। ये रहा ऊर्जा का प्रभाव का चित्र। देखिए ये सबसे पहले आपको सूर्य का प्रकाश है, फिर उत्पादक है, उत्पादक के बाद शाकाहारी, शाकाहारी के बाद मांसाहारी, मांसाहारी के बाद शीर्ष मांसाहारी। ठीक है, आपका ये सर शीर्ष मांसाहारी और मांसाहारी में क्या अंतर है, तो मांसाहारी में दोस्तों जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है, लेकिन शीर्ष मांसाहारी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है मांस खाता है, जैसे कि आपका शेर हो गया, चील हो गया, ठीक है, इस प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्या कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता है, तथा इसके पुष्प आकार में बड़े होते हैं, अधिक परागन होते हैं, परागन वाली क्षमता होता है, और इसका अध्ययन भी आसानी से किया जाता है। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था, ताकि उनका जो अनुवांशिकता वाला जो खोज है दोस्तों वो आसानी से हो सके। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो पे कुछ भी रेस्पॉन्स मुझे मिलता है, कुछ भी सपोर्ट मुझे मिलता है दोस्तों, सेक्शन सी का वीडियो दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों जल्दी से कीजिएगा कमेंट कि सर पार्ट 2 का जो वीडियो लेकर आइए, जिसमें दोस्तों आपका एक चित्र से संबंधित प्रश्न भी रहने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।